Hello guys, this is Sarmad Amir and let's start off with the concept of energy today. अच्छा guys, first two lectures में हम लोगों ने वर्क डन और वर्क डन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कर लिया था। आज की जो महफिल है उसमें हम लोग एनर्जी को स्टार्ट करेंगे, जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनर्जी एंड बट मेजरली विल बी टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बहुत प्लान्ड लेक्चर है आज का एंड इंशाल्लाह यू गाइस विल एंजॉय दैट। एनर्जी बेसिकली क्या होती है? इट्स एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, कोई भी काम करने की जो एबिलिटी होती है दैट इज एनर्जी। वर्क डन के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज एनर्जी। इट्स अगेन मेजर्ड इन जूल्स, इन इट्स स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। वी हैव गॉट सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जीज काइनेटिक और ग्रेविटेशनल होती हैं। जो मैकेनिकल एनर्जीज होती हैं बेसिकली दे आर द एनर्जी टाइप्स, जिसमें लेट्स से काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। और इस पोटेंशियल एनर्जी में भी वी हैव गॉट लाइक पोटेंशियल एक बहुत वाइड टर्म है जिस पे अभी थोड़ी देर में हम डिस्कशन करेंगे। देन वी हैव गॉट हीट एनर्जी, जो कि एनर्जी होती है दैट ऑड ऑब्जेक्ट्स, इसको हम ओ लेवल्स के अंदर IGCSE के अंदर E इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T वगैरह से निकाला करते थे। वी हैव गॉट केमिकल एनर्जी जो केमिकल बॉन्ड्स के अंदर होती है। वी हैव गॉट इलास्टिक एनर्जी जो कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग की वजह से होती है। वी हैव गॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो हमारे पास चार्जेस के दरमियान होती है। वी हैव गॉट न्यूक्लियर एनर्जी जो एटम के अंदर होती है एंड देन वी हैव गॉट इंटरनल एनर्जी जो माइक्रोस्कोपिक सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स होता है। ये जस्ट सम बेसिक टाइप्स हैं। They are not directly related to the AS level syllabus, but just for the understanding point of view, मैंने कहा इनको एक बार डिस्कस कर दूँ। We know कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज आर एनर्जीज जिनका रेट ऑफ कंजम्पशन ज़्यादा होता है देन द रेट ऑफ रीजनरेशन। कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एक बार यूज़ हो जाएंगे तो रीयूज़ नहीं हो सकते। ऐसी एनर्जीज़ को हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज़ कहा करते थे। वेयर एज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस वो एनर्जीज़ होती हैं जो बहुत इनक्रेडिबली फास्ट रेट पे रीजनरेट होती हैं और जितना मर्जी हम उन्हें कंज्यूम कर लें उनका कंजम्पशन का रेट अफेक्ट नहीं करता उनके रीजनरेशन के रेट को। यहाँ डजेंट डिपेंड बॉन के भाई वो कितनी ज़्यादा कंज्यूम हो रही हैं। जस्ट एग्जांपल्स आर सोलर, टाइडल, जियोथर्मल, विंड। तो ये वो एनर्जीज हैं जो अनलिमिटेड होती हैं, जितना मर्जी चाहे यूज़ कर सकें। ठीक है, बट ये हमारी आज की महफिल नहीं है। आज जो हमने बात करनी है दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो वर्ड पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स पोजिशन और शेप। Potential energy is basically an ability to do work, like by an object, ability of an object to do work because of its position or shape, या फिर पोटेंशियल की जनरल होती है स्टोर्ड। तो अगर एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से केमिकल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, तो उसके अंदर एक उसका जो है बॉन्ड्स हैं जो ब्रेक होंगे तो वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। सिमिलरली अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इट इज एन एनर्जी possessed बाय अ मास ड्यू टू इट्स पोजिशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। कि भाई ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर उसकी क्या पोजीशन है उस पे डिपेंड करती है उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो बेसिकली होती है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स हमारे पास mg लेंगे क्योंकि वेट की बात होगी एंड द डिस्प्लेसमेंट वुड बी द वर्टिकल हाइट। दैट गिव्स मी GPE as mg चेंज इन हाइट। तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस कीपिंग ग्रेविटी कांस्टेंट। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है कि GPE बेसिकली वो एनर्जी है that is stored in an object because of its position in the gravitational field. Assuming हम ये बात अज्यूम करते हैं कि AS लेवल में कि सरफेस पे GPE की वैल्यू ज़ीरो है
क्योंकि हम लोग हाइट को 0 अज्यूम करते हैं, बट ये अजम्पशन है, इसको आप A2 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे GPE की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। दैट इज वट बी बेसिकली कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जरा एक छोटी सी मिसाल देख लेते हैं कि अ शॉप असिस्टेंट stacks shelf with 25 tins of beans, each of mass 472 grams. Each tin has to be raised through a distance of 1.8 meters. Calculate the gravitational potential energy gained by the tins of beans given that acceleration of free fall is 9.81 meter per second square. अच्छा, अगर आप इस बात को रियलाइज करें कि एक टिन को अगर मैं उठा के 1.8 मीटर हाइट पे यहाँ रख रहा हूँ, तो दैट मीन्स अगर मैं एक टिन की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालूँ, सो mg डेल्टा एच, मास ऑफ द टिन इज 472, जिसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 9.81 एंड हाइट का चेंज इज गोइंग टू बी 1.8। आप जब इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ओवरऑल सॉल्व करेंगे, तो मास इज ऑलवेज टेकन इन किलोग्राम्स, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज अ फिक्स वैल्यू 1.8। यू वुड रियलाइज कि आपकी जो एक टिन की एनर्जी आएगी दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 8.3 जूल्स। सिंस वी हैव गॉट 25 टिन्स, तो इस वैल्यू को 25 से वी वुड मल्टीप्लाई in order to get the total energy. Calculate the gain by the tins of beans. Total energy will be 8.3 multiplied by 25, which is going to be equal to 210 joules. तो ये वो वैल्यू आ जाएगी, that is the total value of energy stored by all the tins once they are moved 1.8 meters सब में मिला के। ठीक है, अब यार अगर एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से कि उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, तो हमेशा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सेंटर ऑफ मास की रिस्पेक्ट से ली जाती है। अगर लेट्स सपोज मैं डिस्टेंस मूव कर रहा हूँ, तो ये नहीं है कि मैं इसका ये वाला यहाँ से हाइट ले लूँगा फिर ऊपर से ले, ऐसा नहीं हो सकता। सेंटर ऑफ मास की रिस्पेक्ट से लिया जाता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से उठ के यहाँ रख दूंगा तो इसकी हाइट 10 मीटर गेन हो जाएगी, तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हाइट ली जाती है। दैट इज़ वन कॉमन थिंग। ये आप लोग जो है इवन प्रैक्टिकल्स में और आगे भी डिस्कस करते हैं। सिस्टमेटिक एरर भी कॉज करता है ये, तो दिस इज़ ऑल्सो अ सिस्टमेटिक एरर कि हमेशा हम लोग जो है सेंटर ऑफ मास से हाइट की वैल्यू को ले रहे होते हैं। लेट्स डू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स ताकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा मैच्योर कर सकें। कैलकुलेट, question is calculate how much gravitational potential energy is gained if you climb a flight of stairs. Assume that you have a mass of 52 kilograms and that the height you lift yourself is 2.5 meters. It's very simple, mg delta h, दो पैसे का सवाल है, ठीक है। मास इज 52, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 9.81 एंड द हाइट इज 2.5 मीटर्स। आपने इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, 9.81 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। यू वुड रियलाइज कि जो वैल्यू आप लोगों के पास आ रही होगी दैट वुड बी 1.3 एक्सपोनेंट 3 joules. This is the gravitational potential energy. Moving on, a climber of mass 100 kilograms, including the equipment she is carrying, ascends from the sea level to the top of the mountain 5,500 meters high. एक बंदा है या बंदी है 5,500 मीटर हाई बिल्डिंग पे चढ़ गई है, ठीक है। कैलकुलेट द चेंज इन हर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो इट्स वेरी सिंपल, GPE will be mgh, mass will be 100, gravitational field strength is going to be 9.81 and the height is going to be 5,500. You would get the gravitational potential energy as 5.4 exponent 6 joules. अच्छा,
A toy car works by means of stretched rubber band. What form of potential energy does the car stored when the band is stretched? तो ये है elastic potential energy. A bar magnet is lying with its north pole next to the south pole of another bar magnet. A student pulls them apart. What do we say that the magnet's potential energy has increased? Where has this energy come from? मैग्नेट्स पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है या नहीं बढ़ी? तो देखिए, मैग्नेट्स के अंदर एक अगर मैं उनको चिपका दूंगा तो बिकॉज ऑफ देयर अट्रैक्टिव नेचर उनके अंदर एक जो है एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट करते हैं. अगर मैं उनको फार अपार्ट ले जाऊंगा तो नॉर्थ के अंदर अपनी पोटेंशियल है, साउथ के अंदर अपनी पोटेंशियल है. व्हेन दे अट्रैक्ट दैट रिड्यूसेस. तो ऑल्दो मैग्नेट्स तो हमारे सिलेबस में ऐसा जिसमें एक छोटे से एग्जाम्पलरी क्वेश्चन है, बट ये एनर्जी जो है मैग्नेट में मैग्नेटिक एनर्जी में स्टोर हो जाएगी जो आई कहाँ से? केमिकल एनर्जी से आई है जो मैंने दी है, क्योंकि हमने उसको अपार्ट किया तो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी की मदद से हमने उनके अंदर जो है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो गई है. तो ये बेसिकली छोटी सी मिसाल थी. अदर देन दैट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, परेशान होने की बात नहीं है. ठीक है, अब जो कॉन्सेप्ट हैं सर वो ज़रा हैं तगड़े, बहुत इंपॉर्टेंट किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं, ज़रा साथ बने रहिएगा. सबसे पहले है ग्राफ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इफ समथिंग इज फॉलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट टाइम का जो ग्राफ है दैट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन. अज्यूमिंग कि हम लोग आते 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 जीरो हाइट तक पहुंच गए हैं तो जीपीई हर सेकंड बराबर बराबर रिड्यूस होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट स्पीड का मतलब है एवरी सेकंड हाइट इज कांस्टेंट. जीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट. जैसे जैसे हाइट कम होती जाएगी वैसे वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लीनियरली कम होती जाएगी. ठीक है, अच्छा. ऑब्जेक्ट मूविंग अप एट कांस्टेंट स्पीड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का अगेंस्ट टाइम ग्राफ बना दें तो अगर अज्यूमिंग के वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो से है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी. तो क्योंकि जीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट से, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं कांस्टेंट स्पीड पे विद टाइम ग्राफ बना रहा हूँ तो हर सेकंड स्पीड बराबर बराबर है, हर सेकंड चेंज इन हाइट भी बराबर होगा. ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन. इसमें अगर हम दो बातें और समझें, ऑब्जेक्ट फॉलिंग डाउनवर्ड इन एयर रेजिस्टेंस और जीपीई का ग्राफ बनाऊं अगेंस्ट हाइट, तो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट मेक्स दिस मिस्टेक कि सर जीपीई का ग्राफ अगर हाइट के साथ बनाऊंगा ना तो दिस ग्राफ इज अगेन गोना बी अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि बाबा हो सकता है कम ज्यादा की बात और है, बट हाइट के साथ साथ जीपीई लीनियरली रिड्यूस होगी. ये जो ग्राफ है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विद हाइट का है. इसका जो वर्जन हमारे पास टेक्निकल है जिसमें बच्चे कंफ्यूज जिससे ग्राफ को कंफ्यूज करते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट फॉलिंग डाउनवर्ड इन एयर रेजिस्टेंस. और अगर ये ग्राफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट टाइम का होता तो आई थिंक आप इस बात को रियलाइज करते हैं कि शुरू में एक्सेलरेशन ज़्यादा थी तो शुरू में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा रिड्यूस होगी एंड इवेंचुअली उसका रेट ऑफ रिडक्शन कम होता जाएगा एंड ग्राफ विल बी समवट लाइक दिस. और ये एंड में जो मैंने ग्राफ को लीनियर किया है ये इस वजह से किया है कि अज्यूमिंग कि यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी हो जाए, तो टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब हमारे पास जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाए, तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो ये वाला ग्राफ का शेप ले लेगा. ऑल्दो अगर वो टर्मिनल वेलोसिटी नहीं बताएगा तो जीपी विद टाइम बिल्कुल डिक्रीजिंग रेट पर रिड्यूस होगी. शुरू में कम, पहले टाइम में ज़्यादा रिड्यूस होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा होगा, उसकी स्पीड बढ़ रही होगी, ज़्यादा हाइट पर सेकेंड चेंज हो रही होगी.
आहिस्ता आहिस्ता एक्सेलेरेशन का रेट कम होता जाएगा एंड इवेंचुअली आइदर इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन अगर टर्मिनल वेलोसिटी है, अदरवाइज डिक्रीजिंग रेट से टाइम रीच हो जाएगा। तो ये जीपी विद टाइम के ग्राफ को जीपी विद हाइट के ग्राफ के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। भले से हाइट शुरू में कम ज्यादा हो बाद में कम हो, पर विद हाइट तो जीपी कांस्टेंट रेट पे कम हो रही होगी ना। तो जीपी विद हाइट का जीपी विद टाइम के साथ बहुत बच्चे जो है एमसीक्यूज के अंदर स्पेशली ग्राफ को कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड इन एयर रेजिस्टेंस, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट को थ्रो अपवर्ड करता हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हाइट के साथ ग्राफ है, तो अगेन ग्राफ इज गोना बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, अगर जीरो से स्टार्ट हो रही है क्योंकि विद हाइट लीनियर रिलेशनशिप ही रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, ये ग्राफ भी बड़ा कंफ्यूजिंग है। बॉल थ्रोन इन एयर एंड कम्स बैक, व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ जीपी विद हाइट? सर जब थ्रोन अप ग्राफ स्ट्रेट लाइन अपवर्ड्स एंड देन ये मैक्सिमम हाइट पे जीपी जितनी रीच होनी थी रीच हो जाएगी, और एट दैट पॉइंट फिर ग्राफ बिल्कुल सेम नीचे भी आ जाएगा, क्योंकि जब वो बॉल यहाँ से ऊपर गई, भले से क्या स्पीड है क्या टाइम है डजेंट रियली मैटर, एक सर्टेन हाइट तक हर हाइट के साथ साथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लीनियरली बढ़ेगी, मैक्सिमम हाइट पे मैक्सिमम पहुंच जाएगी, एंड देन जब वो नीचे आ रहा होगा तो अगेन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हो रही होगी, एंड दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ। तो ये हमारे पास कुछ ग्राफ्स हैं रिगार्डिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि आज का हमारा लेक्चर सोली बेस्ड है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के साथ, तो मैं चाहता हूं कि आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार देख लें, समझें, बार बार लेक्चर को देखें, कहीं कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट में पूछें, मैसेज करके पूछें ताकि आपको क्लियर हो जाए बात। अच्छा जी, कुछ बातें कुछ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, मैंने कहा इनको भी डिस्कस करते हैं सिंस वी आर डूइंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग इन अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड विच टू क्वांटिटीज आर सफिशिएंट टू कैलकुलेट द जीपी। जीपी के लिए हमें चाहिए तीन क्वांटिटीज, वैसे एम, जी और एच। एम जी को हम वेट भी बोल सकते हैं, तो वी नीड वेट एंड द हाइट, तो वेट और हाइट चाहिए होगी, ठीक है। यस दिस वेट एंड चेंज इन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट would give me the gravitational potential energy। अच्छा, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2025 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था, उससे पहले भी 3 बार ये क्वेश्चन रिपीटेड सेम वर्डिंग्स के साथ आया। लेट्स डिस्कस दिस। 4 आइडेंटिकल ब्लॉक्स, 4 आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं, each is stacked one on the other. How much work is done on the block stacking them on the top of each other? Assuming that इसने बताया कि मास है, थिकनेस h है, ठीक है, तो इसका वेट भी mg होगा, इसका वेट भी mg होगा, इसका वेट भी mg होगा, इसका वेट भी mg होगा। लेट्स से कि ये ब्लॉक यहीं रहता है, तो इसको मूव करने के लिए कोई वर्क नहीं करना, क्योंकि ये तो स्टैक्ड है, एक तो बेस पे पड़ा होगा। लेट्स से सर मैं इस ब्लॉक को उठाता हूं एंड लेट्स से सर इस ब्लॉक को उठा के बेटे मैं यहां रख देता हूं, तो दिस ब्लॉक विल बी कवरिंग अ हाइट h। तो ये ब्लॉक जो वर्क करेगा दैट इज गोइंग टू बी mg h। ये ब्लॉक अब जा चुका है, ये ब्लॉक अब यहां एग्जिस्ट नहीं करता, ये ब्लॉक अब स्टैक्ड है, ठीक है। सेकेंड ब्लॉक पे आ गए, अब क्योंकि मैं एक ब्लॉक ऑलरेडी स्टैक कर चुका हूं, तो दिस सेकेंड ब्लॉक नीड्स टू बी लाइक पुल्ड, और लाइक इसकी हाइट जो होगी दैट इज गोइंग टू बी ट्वाइस। तो ये जो ब्लॉक है ये mg 2h ऊपर जाएगा, क्योंकि mgh is the formula since the height is like 2h for this block to be covered, तो mg 2h आ जाएगा। अच्छा जी, थर्ड ब्लॉक की बात करते हैं। ये थर्ड वाले ब्लॉक ने जो हाइट कवर करनी है दैट इज गोना बी h h एंड h, तो ये 3h हाइट, तो इसका जो टोटल वर्क होगा दैट इज गोना बी mg 3h। तो अगर आप इस बात को रियलाइज करें कि एक बॉक्स के लिए mgh का वर्क डन है टोटल, दूसरे वाले के लिए mg2h है तो 2mgh है, और तीसरे वाले के लिए 3mgh, तो द टोटल वर्क डन
in moving all three boxes एक के ऊपर एक is gonna be 6 mgh. Moving on. अच्छा, an object is moved in a vertical plane, ठीक है, vertical plane, and then from x to y, x से y गया, and then from y to z. Show the diagram. The distances between various points are indicated on the diagram. Lines x, y and vz are vertical. ठीक है. The object has a weight of 20 newtons. ठीक है. पहले 3 मीटर नीचे गया है. How much gravitational potential energy does the object gain in moving from x to z? ठीक है. तो x to y आया होगा, फिर उसके बाद यहां से यहां तक आया होगा. तो ये जो एनर्जी लॉस हुई होगी वो यहां पे गेन होके खत्म हो चुकी है. मतलब बेसिकली जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट हुई है ना, डिस्प्लेसमेंट x to z की डिस्प्लेसमेंट लेते हैं. ये x to z की डिस्प्लेसमेंट है और ये x to z की वर्टिकल हाइट है जो कि 3 मीटर. तो कुछ काम नहीं करना, सिर्फ x से z तक, क्योंकि x से y जो आया ना वो यहाँ से जितनी लॉस हुई होगी ना वो यहाँ पे गेन हो गई है, ऊपर भी तो आया ना. फिर बस v से z तक, तो x से z तक जो लास्ट फाइनल हाइट है ना दैट इज 3 मीटर्स. तो mgh क्योंकि वेट है तो वेट इनटू हाइट लगा देते हैं. वेट इज गोना बी 20, हाइट इज गोना बी 3, तो सीधा सीधा 60 जूल्स का इसके ऊपर वर्क डन हो रहा है. ग्रेविटी का ये इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं. अच्छा जी, ठीक है, ये सवाल है. एंड देन आई हैव गॉट अ क्वेश्चन ऑफ दिस. ठीक है, एक दो कॉन्सेप्ट्स भी हैं वो भी रहते हैं. ठीक है. A uniform solid block has weight of 500 newtons, width of 0.4, height of 0.6. तो इसकी जो सेंटर ऑफ मास है ना वो यहाँ पे, ठीक है, दैट इज जमीन से, क्योंकि बिल्कुल सेंटर पे होता है. ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया था. जमीन से इसका सेंटर ऑफ मास 0.8 और 3 1.1 मीटर्स पे. ठीक है. अब ये ब्लॉक गिर गया और यहाँ आ गया. अभी इसका सेंटर ऑफ मास जमीन से 0.2 पे, ठीक है, सेंटर पे होता है. रेस्ट पे आ गया, द ब्लॉक रेस्ट. ठीक है. द ब्लॉक इज नॉक्ड ओवर एंड देन रोटेट्स 90 डिग्री बिफोर कमिंग टू रेस्ट. व्हाट इज द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? एक्सीलेंट भाई. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पहले निकाल लेते हैं. वेट इनटू हाइट थी 1.1 माइनस, अब वेट है 500 एंड हाइट इज 0.2. तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है. इनिशियली हमारे पास 550 जूल्स की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी और माइनस करने के बाद हमारे पास 100 जूल्स की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी. तो वैल्यू जो चेंज की आ रही है दैट इज 450. दोबारा सुन लीजिएगा इस बात को एक बार रिमाइंड करके. सेंटर ऑफ मास की रिस्पेक्ट से जीपी ली जाती है. अभी हमने थोड़ी देर पहले इस बात को डिस्कस की थी. ये क्वेश्चन इसी वजह से कराया कि ताकि उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैच्योर कर सके. ठीक है, चले जी. क्या बोलता है? अ मास एट पॉइंट एक्स इनसाइड अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड experiences gravitational force of 0.2 newtons. It has 1 joule of gravitational potential energy. The mass is then moved to y. ठीक है. What is the new gravitational potential energy? क्या बात है सर. यहां पे हमारे पास एनर्जी थी x पे, दैट इज गिवन एज 1 जूल. ठीक है जी. और x से ये आ गया y पे और टुवर्ड्स द प्लैनेट आ रहा है. यार अब अगर इस बात को समझो कि ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाती हैं, तो अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ रहा हूं ना तो मैं करीब यूं आऊंगा. ये 50 और ये सब कंफ्यूजन के लिए. तो
प्लैनेट यहाँ है, मतलब सरफेस यहाँ है, ये है सरफेस, और एक्स से वाई में भले से आऊं, बट अगर आप इसको समझने के लिए ना, तो इसको समझने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें इस बात को ये समझना पड़ेगा कि ये चीज मैं छोटा करके दिखाता हूँ आपको, कि ये बेसिकली जो है ना, ये है, ये कॉन्सेप्ट, ये जमीन की तरफ यूं आ रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस दी हुई है ना, दैट शोज कि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में होगा तो टुवर्ड्स द सरफेस आएगा। तो वेरी सिंपल, वेट हमारे पास 0.2 है, एंड देन चेंज इन जीपीए निकालनी है, न्यू जीपीए निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। अच्छा, तो यहाँ पे पहले चेंज निकाल लेते हैं, उसके बाद उस एक्चुअल वैल्यू में से माइनस कर देंगे। 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 30 सेंटीमीटर्स है, तो हमारी जो वैल्यू आ रही है दैट इज गोना बी, चेंज इन जीपी 0.06, इस पॉइंट पे जीपी 1 जूल थी, यहाँ पे रिड्यूस होके 0.06 कम हो गई है। तो 1 माइनस 0.06 कम होने के बाद जो इनकी फाइनल जीपी होगी दैट वुड बी 0.94 जूल्स। एक्सेप्शनली गुड क्वेश्चन, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन। मूविंग ऑन, लास्ट कॉन्सेप्ट बिफोर एंडिंग दिस लेक्चर, थोड़ा सा डिटेल्ड है, सुनिएगा। देखिए, अगर मैं बोलता हूं आपके पास कि इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज ट्रेवलिंग लाइक दिस, एंड क्वेश्चन सेज कि ऑब्जेक्ट rate object's rate of increase of height is 120 meters per second. Calculate GPE gained in 15 seconds, और ऑब्जेक्ट का जो मास है दैट इज 12 kg। तो ये जो हमें वैल्यू दी हुई है ना, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट, ये बताया हुआ है कि हर सेकंड, एक सेकंड में ऑब्जेक्ट 120 मीटर ऊपर जाता है। मतलब हर सेकंड में ऑब्जेक्ट की जो हाइट बढ़ती है दैट इज 120 मीटर्स। तो अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहूं तो वो तो mg डेल्टा एच से ही निकलेगी। बट अगर हमें रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट दिया हुआ है, तो उस रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट को वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय टाइम, जो कि सेकंड्स में होगा, इन ऑर्डर टू गेट द टोटल हाइट गेन। क्योंकि एक सेकंड में 120 मीटर ट्रेवल करता है, दैट मीन्स 15 सेकंड्स में इट्स गोना बी 120 मल्टीप्लाइड बाय 15 विच विल बी 1800 मीटर्स। तो इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी दैट्स गोना बी 12 टाइम्स 9.81 टाइम्स 1800, जिसकी वैल्यू हमारे पास अराउंड 2.1 एक्सपोनेंट 5 जूल्स हो जाएगी। तो रेट ऑफ हाइट इंक्रीज इज नॉट हाइट, इट्स रादर हाइट गेन्ड इन 1 सेकेंड। देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय जितनी भी सेकेंड्स हमारे पास हैं इन ऑर्डर टू गेट द हाइट। यूजुअली कभी कभार टाइम अगर मिनट्स में है तो उसको सेकेंड में कन्वर्ट करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हाइट हमेशा, रेट ऑफ हाइट हमेशा सेकेंड्स में दिया होता है। ऑन दैट नोट, that is pretty much it for this lecture number 3 that was solely based on GPE। अगले लेक्चर में हम लोग काइनेटिक एनर्जी, उसके कॉन्सेप्ट्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर गाइस।